तो यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है बाहर, यानी जो बाहर की तरफ, और ये है हमारा इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। जो बाहर की तरफ होता है वहाँ पे सोडियम होता है, और जो हमारा इंटरनल साइड पे इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है उसमें पोटेशियम और प्रोटीन होता है, जो कि नेगेटिव फॉर्म में होता है। प्रोटीन मतलब नेगेटिव फॉर्म में होगा। अब देखो आपको सिर्फ यहाँ पर चैनल की बात कर लेंगे। हमारे पास दो चैनल होते हैं, एक एक्टिव और एक पैसिव। एक्टिव चैनल यानी एक्टिव से याद रखो कि एटीपी एक्टिव है तो यानी एटीपी यूटिलाइज हो रही है। पैसिव एटीपी का कोई काम नहीं हो रहा। लो टू हाई, एक्टिव जो है हमेशा लो टू हाई एक्ट करेगी, और ये पैसिव हाई टू लो। ठीक है, हमारे पास दो प्रकार के चैनल हैं, आयन चैनल और वोल्टेज गेटेड चैनल। आयन चैनल में क्या होता है, जो पोटेशियम आयन है वो ज़्यादा होते हैं सोडियम आयन के कंपैरिजन में। पोटेशियम आयन सोडियम आयन के कंपैरिजन में ज़्यादा होंगे, मतलब ये ऑलवेज ओपन होंगे, पोटेशियम के लिए ज़्यादा परमिएबल होंगे एज़ कम्पेयर टू सोडियम। वोल्टेज गेटेड की बात करें तो एक हमारे पास सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल होता है, और एक हमारे पास होता है वो अपना पोटेशियम। तो ये दोनों क्लोज होते हैं कैल्शियम की वजह से, क्लोज ड्यू टू कैल्शियम। ओपन भी होंगे, हम देखेंगे किस कंडीशन में जो है कौन सा चैनल ओपन हो जाता है। अब देखो ये आउटसाइड, ये इनसाइड, ये ECF, ये ICF। ठीक है, यहाँ पे आप देख लो 2-3 सोडियम बाहर जा रहे हैं, 2 पोटेशियम अंदर आ रहे हैं, एक ATP की यूटिलाइजेशन के बाद। नोकिया ये फार्मूला, इस फार्मूले से आप याद रखना, नोकिया फार्मूला। ठीक है, नोकिया लिखा 3-2-1 या फिर 1-2-3, यानी एक ATP की प्रेजेंस में 2 पोटेशियम अंदर और 3 सोडियम बाहर। ठीक है, अब कंडक्शन स्टेज देखेंगे हम, जो हमारे पास 4 होती हैं। पहली है रेस्टिंग या फिर पोलराइज्ड। रेस्टिंग या पोलराइज्ड देखेंगे। अब ये हमारा ECF, ये हमारा इन मतलब ICF। ठीक है, एक्सोलीमा, ये हमारी एक्सोलीमा। अब देखो ये इसके अपना के यानी पोटेशियम के लिए परमिएबल, यानी पोटेशियम आउटसाइड। ठीक है, सोडियम इनसाइड। ठीक है, ये हमारा ATP यूटिलाइजेशन का एरिया, जिसमें क्या है 3 सोडियम बाहर गए और 2 पोटेशियम अंदर आए इन विद द हेल्प ऑफ 1 ATP। ठीक है, उसके बाद ये वोल्टेज गेटेड चैनल है हमारे पास सोडियम और पोटेशियम दोनों के, जो कि क्लोज है। अब थ्योरी से देखेंगे, पोटेशियम आयंस परमिबिलिटी सोडियम से ज़्यादा होती है, मतलब पोटेशियम की परमिबिलिटी, यहाँ देख लो ना आप, यहाँ 2 यहाँ 1, तो पोटेशियम की परमिबिलिटी ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू सोडियम। यहाँ पे उसके बाद हमारे पास आया सोडियम पोटेशियम का पंप, यानी ATPase पंप हुआ, तो मतलब 3 सोडियम बाहर गए, 2 पोटेशियम अंदर है। ठीक है, अंदर हमारे पास प्रोटीन भी है नेगेटिव फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमारे पास जनरेट होगा वो होगा -70 MV। यह आपको याद रखना है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज इक्वल टू -70। ठीक है, अब सेकंड जो हमारे पास स्टेज है वो है एक्साइटेड और डीपोलराइजेशन। पहली थी रेस्टिंग या फिर पोलराइज्ड की, अब दूसरी है एक्साइटेड या डीपोलराइजेशन। अब देखो ये वही बात, के की परमिएबिलिटी ज़्यादा, Na की कम, पंप हुआ। अब यहाँ पे इस स्टेज में क्या होगा, पंप क्लोज हो जाएगा ATPase वाला। ठीक है, मतलब कोई 3 सोडियम बाहर नहीं जा रहे, कोई 2 पोटेशियम अंदर नहीं आ रहे, लेकिन पंप क्लोज हो जाएगा, लेकिन सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाएगा। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट फ्रॉम आउट टू इन, मतलब बाहर से जो है सोडियम का ये वो परमिएबिलिटी हो जाएगी यहाँ पे, लेकिन पोटेशियम का अब भी बंद रहेगा। तो इसमें क्या हुआ देखो, -70 RMP था हमारा, स्टिमुलस अप्लाई हुआ तो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो गया और पंप क्लोज हो गया स्टिमुलस अप्लाई होने के बाद, जिसकी वजह से वो कम होता गया, -70 से -60 आ गया। और एक टाइम ऐसा है कि अंदर +10 जो है हमारा वो अपना एक कंडीशन आ गई, +10 पे हमारी वैल्यू हो गई। ठीक है, स्लो थ्रेशोल्ड स्टिमुलेशन, जिसको हम थ्रेशोल्ड स्टिमुलेशन कहते हैं, -70 से -60 हुआ, +10 हो गया अंदर, क्योंकि अंदर हमारा क्या था, प्रोटीन। ठीक है, नेगेटिव था, लेकिन सोडियम अंदर आए तो क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज अंदर आया ना, तो पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव +10 में हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल कम्प्लीटली ओपन हो, मतलब अब तो अंदर मतलब अभी पूरी तरीके से खुला नहीं था, इसलिए -70 -60 -50 40 आराम से हो रहा था। थ्रेशोल्ड स्टिमुलेशन हुआ तो एकदम से वोल्टेज गेटेड चैनल पूरी तरीके से ओपन हो गया, वो सोडियम का इन्फ्लक्स यानी अंदर हुआ, जिसकी वजह से अंदर जो है 0 हमारे पास वैल्यू आ गई, और जिसके बाद सोडियम इन्फ्लक्स ओवरशूट
+45 MV एक्शन पोटेंशियल हमारा जनरेट हो गया। अंदर वैल्यू हो गई हमारी +45 एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। नेक्स्ट स्टेज की बात करें रीरेस्टिंग या फिर रीपोलराइजेशन, इसमें क्या वही बात की के की ज़्यादा परमिबिलिटी सोडियम की कम। यहाँ पे जो हमारा पंप ओपन हो गया लेकिन सोडियम क्लोज, अब पंप ओपन सोडियम क्लोज, लेकिन पोटेशियम का गेटेड चैनल ओपन हो गया। पोटेशियम का गेटेड चैनल ओपन हुआ तो हमारे पास पीछे +45 हमारे पास आ गई थी वैल्यू, वो वापस से क्या हुई ज़ीरो हो गई, मतलब वो रिवर्स होता चला गया। रिवर्स हुआ तो ज़ीरो हुई, ज़ीरो से अब वापस कितने -70 पे हो गया। अब नेक्स्ट स्टेज आई हमारे पास हाइपर पोलराइजेशन की। इस स्टेज में हमारे पास क्या हुआ, -70 था, -70 से क्या हो गया ये -80, मतलब बढ़ गया। ठीक है, हाइपर पोलराइजेशन हुआ। ये ग्राफ से देखेंगे, ये हमारे पास ग्राफ है 90, 80, 70, 60, 0, 45 वैल्यूज़ हैं। ये हमारे टाइम वर्सेस वी वर्सेस टाइम का हमारे पास ये ग्राफ है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। 70 था, 70 से ये हमारे पास 45 हो गया था डीपोलराइजेशन के दौरान। ठीक है, डीपोलराइजेशन हुआ 40 हो गया, 45 हो गया, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। एक्शन पोटेंशियल जनरेट होते ही वापस 70 पे आया, यानी रीपोलराइजेशन हमारे पास देखो यहाँ, हाँ वापस 70 पे आया, रीपोलराइजेशन हमारे पास हो गया। 70 से ये 80 पे गया, हाइपर पोलराइजेशन हुआ। 80 से ये वापस 70 पे आया। ठीक है, 70 से गया 45 एक्शन पोटेंशियल जनरेट डीपोलराइजेशन, 45 से आया वापस 70 रीपोलराइजेशन, 70 से गया -80 हाइपर पोलराइजेशन, -80 से गया 0 वापस अपना उस स्टेज पे। ठीक है, अब देखो इस टेबल के थ्रू याद करेंगे अच्छे से। देखो ये पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, हाइपर पोलराइजेशन। ठीक है, ये हमारी 4 स्टेजेस है। ये आयन चैनल, ये पोटेशियम, ये अपना सोडियम और पोटेशियम पंप, ये वोल्टेज गेटेड चैनल दोनों, और ये इनसाइड चैनल क्या क्या हुआ। पोलराइजेशन की स्टेज में क्या था, आयन चैनल थे हमारे पास, थे पोटेशियम और अपना सोडियम का पंप ओपन था, बिल्कुल था, लेकिन वोल्टेज गेटेड चैनल दोनों क्लोज थे और -70 वैल्यू आ गई थी। डीपोलराइजेशन के दौरान आयन चैनल ओपन था। ठीक है, वही अपना अपनी पोटेशियम की परमिबिलिटी सोडियम के कंपैरिजन में ज़्यादा थी। पोटेशियम और सोडियम का पंप उस टाइम बंद हो गया था, लेकिन सोडियम का खुल गया था, लेकिन और अपना वोल्टेज गेटेड चैनल पोटेशियम के लिए बंद था। +45 वहाँ पे वैल्यू आ गई थी। रीपोलराइजेशन के दौरान ये दोनों तो खुले हुए थे, लेकिन वहाँ पे सोडियम बंद होकर पोटेशियम खुल गया, -70 वहाँ पे वापस हमारे पास आ गई वैल्यू। हाइपर पोलराइजेशन हुआ तो सिर्फ सोडियम बंद था, पोटेशियम खुला हुआ था, तो उस दौरान क्या हुआ हमारे पास -80 पे वैल्यू चली गई। ठीक है, और टाइम पीरियड टू रिस्टोर द इनिशियल स्टेज यानी हमारी पोलराइजेशन को हमको रिस्टोर करने में कितना टाइम लगा, 4 से 5 मिलीसेकेंड। यानी आप ये देखो 1 सेकंड भी नहीं, मतलब कितना माइन्यूट टाइम है ये, 4 से 5 मिलीसेकेंड में हम जो है अपनी इनिशियल स्टेज को रिस्टोर कर भी लेते हैं। ठीक है, अब देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्शन स्पीड को कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं। कंडक्शन स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर ज़्यादा, कंडक्शन स्पीड ज़्यादा। कंडक्शन स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइलीथ शीथ या फिर टेम्परेचर। कंडक्शन स्पीड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है माइलिन शीथ या टेम्परेचर के। ठीक है, माइलिन शीथ जो हमारी 110 से 130 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो है होती है कंडक्शन स्पीड। अगर माइलिन शीथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम देखें तो कंडक्शन स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल ईथर या क्लोरोफॉर्म की होती है। और कंडक्शन स्पीड कभी भी लेंथ ऑफ एक्सोन पे डिपेंड नहीं करती, सिर्फ डायमीटर पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब देखो ये वही बात, ये हमारी माइलिन शीट, ये नेगेटिव, यहाँ पे डीपोलराइजेशन हो रहा है तो ये क्या होगा, यहाँ पे पोलराइजेशन है, पोलराइजेशन पॉजिटिव से नेगेटिव में गया, वापस यहाँ फिर क्या हुआ, डीपोलराइजेशन क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव में, तो ये ऐसे ही चलता रहता है। NOR है हमारा नोड्स ऑफ रेनवेयर, यानी ये क्या बताना चाह रहे हैं कि यहाँ से हमारा जो है अपना स्टिमुलस स्टिमुलस नहीं, हमारी इम्पल्स कंडक्ट होती हैं। एक्शन पोटेंशियल जंप NOR टू NOR लेस एनर्जी रिक्वायर्ड। अब एक शीयरिंग टर्न जो हमारे पास टर्म है, कनेक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन्स के बीच का कनेक्शन शीयरिंग टर्न कहलाता है, डेंड्रोन प्लस टीलोडेंड्रिन। ठीक है, अब ये देखो एक हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस, इलेक्ट्रिकल जो है इम्पल्स कंडक्ट होता है इलेक्ट्रिकल, ये एक हमारा केमिकल होता है। ठीक है, अगर अब हम बात
ये हमारे पास है डेंड्राइट्स, ठीक है, ये हमारे पास है डेंड्राइट। अब टीलोडेंड्राइट में हमारे पास क्या वेसिकल्स हैं, ठीक है। ऊपर वाले एरिया प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट, नीचे वाला पोस्ट सिनेप्टिक क्लेफ्ट, बीच में स्पेस है सिनेप्टिक क्लेफ्ट जिसे कहेंगे, और प्री सिनेप्टिक और पोस्ट मिलाकर हमारे पास सिनेप्सिस बन जाता है। ये बीच में ये डेंड्राइट के ऊपर लगे होते हैं रिसेप्टर्स, ये है हमारे पास वेसिकल्स, ठीक है। यहाँ से ये हमारे पास जो है वो अपनी क्या इम्पल्स जनरेट होती है रिसेप्टर के पास जाके, वो जो है रिसेप्टर के पास जाके वो डेंड्राइट से पोस्ट अपनी सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आ जाती है। अब देखो इलेक्ट्रिकल में अगर हम बात करें, सिनेप्टिक क्लेफ्ट की, तो वो 2 नैनोमीटर होती है, जबकि केमिकल में 20 नैनोमीटर, यानी अपनी केमिकल में ज़्यादा होती है। उसके बाद डिले की बात करें, इसमें इलेक्ट्रिकल में कोई डिले नहीं होता, मतलब जल्दी से जो है इम्पल्स कंडक्ट हो जाती है, मतलब इलेक्ट्रिकल में जल्दी से हो जाती है, जबकि केमिकल में टाइम लगता है। न्यूरॉन्स की बात करें तो इसमें गैप जंक्शन होता है, मतलब इसमें न्यूरॉन्स ब्लॉक नहीं होते, गैप जंक्शन भी नहीं होता, मतलब तभी तो डिले नहीं होता ना उसमें, और ये रेयर होती है, यानी ब्रेन और हार्ट में हमारी इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस पाई जाती हैं। बात करें केमिकल की तो इसमें न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। ब्लॉक जो है अपना ब्लॉकेज वाली कंडीशन भी होती है कि यहाँ पे टाइम लगता है, तभी तो टाइम लगता है ना। मैक्सिमम न्यूरॉन्स होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट, और सिनेप्सिस भी होते हैं। अब ये देखो, ये है हमारा न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, इसने रिलीज़ किया एसिटोकोलाइन, रिलीज़ किया, वो रिसेप्टर के साथ बाइंड हुआ, परमिएबल हो गया सोडियम के लिए, तो -70 से 45 पे चला गया, डीपोलराइजेशन हो गया। और उसके बाद अगर बात करें एक्सटर्नल पोस्ट सिनेप्टिक, ये हमारे पास कंडीशन आ गई EPSP की, ठीक है, EPSP की हमारे पास ये कंडीशन आ गई। उसके बाद बात करें इसमें, अब इनहिबिटर की बात करें, अब तो है कि भाई वो कंडक्ट हो रहा है। अब इनहिबिटर की बात करें तो ये न्यूरोट्रांसमीटर इनहिबिटर को रिलीज़ करता है, जो रिसेप्टर के साथ बाइंड करके क्लोरीन के लिए परमेबिलिटी चैनल ओपन कर देते हैं। इसमें सोडियम था, इसमें क्लोरीन, जो -70 से -80 हाइपरपोलराइजेशन की कंडीशन में चली जाती है, जिसको IPSP हम कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ न्यूरॉन की बात कर लेते हैं, तो एपोलर हाइड्रा में होती है, या फिर एमाइक्रीन, मतलब आई में हमारी एपोलर जो न्यूरॉन टाइप वो हाइड्रा या एमाइक्रीन इसमें होती है। यूनिपोलर की बात करें तो ये हमारी होती है एम्ब्रोनिक स्टेज में, मतलब एक जो हमारे पास साइटोन और एक ही एक्सोन, ठीक है, एम्ब्रोनिक स्टेज। बाइपोलर की बात करें तो ये रोड्स एंड कोन्स, जो हमारे आई में आगे हम पढ़ेंगे रोड्स एंड कोन्स क्या है, ठीक है, वो इसमें प्रेजेंट होती है। बाइपोलर इसमें रोड्स एंड कोन्स में, ठीक है। यूनिपोलर एम्ब्रियोनिक स्टेज, एपोलर हाइड्रा एमैक्रीन। मल्टीपोलर यानी मैक्सिमम न्यूरॉन जिसमें होंगे 99%, यानी हम जो है मल्टीपोलर पढ़ रहे थे। शूडो यूनिपोलर, शूडो का मतलब होता है फॉल्स, ठीक है, तो इसमें क्या है, डोर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ साइटोन्स इन PNS, ये प्रेजेंट होती हैं, जो डोर्सल रूट होती है गैंग्लिया साइटोन्स के गैंग्लिया में अपनी पेरिफेरल न्यूरस सिस्टम में, ठीक है। दिखाती तो ऐसे है कि इनके पास साइटोन और एक्सोन है, मतलब बहुत सारे डेंड्रोड्स है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। शूडो का मतलब क्या है, फॉल्स। अब वेट ऑफ ब्रेन अगर मेल में देखें तो वो होता है 1400 ग्राम, फीमेल में होता है 1250 ग्राम, ठीक है। ब्रेन में जो है सेंट्रियोल अब्सेंट होता है, जिसकी वजह से रीजनरेशन उसमें बहुत कम होता है। इसलिए कहते हैं ना कि ब्रेन की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। अगर ब्रेन इंजर हो गया तो वहाँ पे रीजनरेशन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है, मतलब, और ब्रेन ही डैमेज हो गया, रीजनरेट नहीं कर पा रहा है, तो मतलब पूरी बॉडी ख़त्म, ठीक है। अब ये जो हमारी ब्रेन की आउटर कवरिंग्स होती हैं 3, जो आगे मैंने डायग्राम में भी शो कर रखी है, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। ड्यूरामीटर होती है सबसे बाहर की आउटर, एरेकोमोइड होती है हमारी मिडल वाली, ठीक है, मैमल्स में प्रेजेंट होती हैं ये, और पाइमीटर जो होती है वो हमारी अंदर की इनर होती है, जिसमें कोरिड प्लेक्स भी होता है, ठीक है। सेरिब्रम स्पाइनल फ्लूइड ये कंसिस्ट करता है, ये आगे डायग्राम में अच्छे से पता चल जाएगा। CSF और CSF अल्कलाइन नेचर का होता है, ये प्रोटेक्शन देता है, शॉक एब्जॉर्बेंट होता है, बियोन्सी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब एक ये डायग्राम देखो, ये अब ब्रेन का टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा फ्रंटल एरिया, ये अपना पेरिएटल, ये टेम्पोरल और लास्ट में ऑक्यूपिटल, ठीक है।
यहाँ पे ये हमारा कॉर्पस ल्यूटियम होता है टेम्पोरल के नीचे, ठीक है। ये हमारा थैलेमस है, यहीं पे हमारा हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है। ये एपिथैलेमस, ये मिड ब्रेन, ये पोन्स और सेरिबेलम, ये मेडुला रीजन, ये मेटाकोइल, ठीक है। यहाँ पे पीनियल ग्लैंड हमारा होता है। ये मिडल पिट्यूटरी होती है, हाइपोथैलेमस सेरिब्रा। यहाँ ऑप्टिक नर्व होती है जो हमारे विजन के काम आती है। यहाँ कॉर्पस मैमिलरी होती है। ये डायग्राम था सिर्फ एक बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए कि पता चले कि आगे हम कैसे क्या पढ़ने वाले हैं। अब हम डिटेल में देखेंगे कि कहाँ कैसे क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, कैसे डेवलपमेंट हुई ब्रेन की, क्या उनकी कवरिंग्स है, क्या उनके काम है, ठीक है। अगर हम डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन की बात करें, ये हमारी नर्व कोड है। नर्व कोड की हमारी 3 लेयर है। ये अंदर वाली एक्टोडर्मल, ये मीजोडर्मल और ये हमारी मीजोडर्म और ये हमारी एंडोडर्म। नर्व कोड जो है होलो और सिंगल होती है। 3 जर्म लेयर से बनी होती है, यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी हम क्या है ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, ठीक है। हमारे में 3 जर्म लेयर होती है, एक्टो मीजो एंडो नर्व कोड में। अब नर्व कोड को निकालेंगे तो नर्व कोड से हमारा क्या बनता है, ब्रेन। अब देखो ये हमारे जो है स्पाइनल कोड है, ये हमारे 3 जो है पार्ट हैं ब्रेन के। ये आपको याद नहीं रखने, सिर्फ फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन ही याद रखने हैं। प्रोसिनसिफिलोन की बात करें उसे हम फोर ब्रेन कहते हैं। मिसेनसिफिलोन हमारा मिड ब्रेन होता है। रोम्बेनसिफिलोन हमारा हिंड ब्रेन होता है। ये हमारा स्पाइनल कोड है। अब यहाँ देखो अच्छे से, ठीक है। ऊपर वाला एरिया ये है हमारा टिलेनसिफिलोन, ठीक है, जिसे हम सेरिब्रम कहते हैं, सेरिब्रम जिसे हम कहते हैं। फिर हमारा डायसिनेसिनसिफिलोन, ठीक है। अब इन दोनों को मिला के ये दोनों हमारे हो गए फोर ब्रेन। बात करते हैं मिड ब्रेन की। मिड ब्रेन हमारा मिसेनसिफिलोन मिड ब्रेन। अब हमारा जो हिंड ब्रेन होता है ना, वो थोड़ा सा जो है उसमें याद करने योग्य बातें हैं कि पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम हमारा इसमें। देखो सेरिब्रम था फोर ब्रेन में, सेरिबेलम है हिंड ब्रेन में। देखो जो हम मेड्यूला ओब्लिगेंटा वगैरह पढ़ रहे हैं ना कि हमारा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहाँ से कंट्रोल होता है, हमारी ब्रीदिंग रेट पोन्स से, तो ये सारा हमारा हिंड ब्रेन में प्रेजेंट होता है। मेटेनसिफिलोन में पोन्स और सेरिबेलम होता है, जबकि माइलिनसिफिलोन में हमारा मेडुला प्रेजेंट होता है। ये हमारा फोर ब्रेन के पार्ट हैं, सेरिब्रम और अपना डायसिफिलोन। मिसेनसिफिलोन हमारा मिड का, मेटेनसिफिलोन और माइलिनसिफिलोन जो कंसिस्ट करता है पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला, ये हमारे हिंड ब्रेन के पार्ट हैं। अब मिड ब्रेन ये हमारा रहा पोन्स और मेडुला, यानी मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला मिलकर बनाते हैं ब्रेन स्टेम। अब इस डायग्राम को देखेंगे, ये है हमारा सेरिब्रम, मैंने बताया, ठीक है। ये ऊपर सेरिब्रम, पहले बाहर का देखेंगे, सिर्फ अंदर का बाद में डिस्कस करेंगे। सेरिब्रम के बाद ये हमारा है पोन्स, ये है हमारा सेरिबेलम, ठीक है। अब ये पीछे की साइड होता है, इसलिए हमें सामने अगर फ्रंट के व्यू से देखें तो नहीं दिखता, लेकिन ये मैंने वैसे ही दिखा रखा कि आप समझ जाओ कि ये सेरिबेलम यहाँ प्रेजेंट, और सेरिबेलम कहाँ आते हैं, हिंड में, और ये हमारा फोर ब्रेन, ठीक है। पोन्स यहाँ, ये हमारा पोन्स रहा, यहाँ पे ये हमारा मेडुला, सेरिबेलम, पोन्स, सेरिब्रम, ठीक है। उसके बाद ये अंदर जो है हमारे 4 वेंट्रिकल्स होते हैं ब्रेन के अंदर। वेंट्रिकल्स देखो, ये हमारी 2 वेंट्रिकल, एक यानी लेटरल वेंट्रिकल, 2 हो गई, 1 और 2। ये हमारी होती है थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है। ये वाली यहाँ पे थर्ड वेंट्रिकल, यहाँ से जनरेट होके यहाँ पे जो स्टेम सेल में हमारे स्पाइनल कॉर्ड में चली जाती है, या ये होती है हमारी फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। 4 वेंट्रिकल देख ली, ये 2 ये रही, 1 ये रही, 3 और 1 ये रही, 4 वेंट्रिकल हमारी होती हैं, ठीक है। ये हमारा मिड ब्रेन है, देखो सेरिब्रम, हाँ। और देखो जो हमारी थर्ड वेंट्रिकल होती है, वहाँ पे हमारा थैलेमस होता है, थैलेमस के नीचे हमारा हाइपोथैलेमस भी होता है, वहाँ पे हमारा पीनियल ग्लैंड भी होता है, पिट्यूटरी भी वहीं होती है हमारी, ठीक है। ब्रेन में यहाँ ऊपर के एरिया में सेरिब्रम में सारा सब कुछ है, ठीक है, मिड ब्रेन। अब ये देखो, ये हमारा सेरिब्रल एक्विडक्ट इसे हम कहते हैं, ठीक है। स्पाइनल कोड ये रही, हमने 4 वेंट्रिकल देख लिए, सेरिब्रम देख लिया, थैलेमस, पोन्स, सेरिबेलम, मेड्यूला, 4 वेंट्रिकल, सेरिब्रल एक्विडक्ट हमने देख लिया। नेक्स्ट बात करते हैं मीनिंग्स ऑफ ब्रेन। मेनिंगिस होती है प्रोटेक्टिंग कवरिंग ब्रेन की, जो मैं आपको अभी इनिशियली बता रही थी स्टार्टिंग में कि कवरिंग्स के बारे में, वो अब इस डायग्राम में थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे। पहले इस अंदर वाले सिस्टम को देखो, सारा बाहर का बोला, पहले ये अंदर वाला देखो, ठीक है। अंदर वाला पहले देखेंगे।
ये हमारा अपना वही एरिया सेरिब्रम, पोन्स, मेड्यूला, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ये सब कुछ है। ये जो बाहर पूरे ब्रेन की कवरिंग होती है ना, इसे हम क्रेनियम कहते हैं। क्रेनियम को हम जानते हैं जो हमारी स्कल की आउटर हार्डेस्ट कवरिंग होती है, ठीक है। अब यहाँ पे पोन्स रीजन के बाद यहाँ पे जो हमारा फोरामेन मैग्नस होता है, ये यहाँ से हमारी स्पाइनल कॉर्ड एमर्ज होती है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड मतलब जो हमारी एटलस और एक्सिस के साथ फोरामेन मैग्नस एमर्ज होती है वहाँ से। अब यहाँ पे जो है हमारी आउटेस्ट कवरिंग है वो देखो, वो हमारी ये रही, ठीक है। ये दो तो क्या थी हमारी क्रेनियम, ये हमारी है ड्यूरामीटर। ड्यूरामीटर हमारी आउटर और थिक मैंने बताया था। ड्यूरामीटर के बाद हमारी आती है मिडल में जो है पायामीटर, और या जिसे हम सॉफ्ट मदर भी कहते हैं। ये अंदर ब्लैक वाली यहाँ पे जो मैं आपको बार बार इंडिकेट कर रही हूँ, ये पायामीटर, सॉफ्ट मदर इसे हम कहते हैं। दो लेयर कवरिंग्स पढ़ ली, ड्यूरामीटर, आउटर पायामीटर अपने मिडल वाली। और इनर की बात करें यानी एरेक्मोइड मीटर की बात करें तो ये हमारी होती है ये वाली, ठीक है। ये अंदर ये रेड जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये होती है हमारी एरेक्मोइड मीटर। इसमें हमारा जो है ये अंदर की साइड आप स्पेस देख रहे हो जिसको मैंने जिगजैग लाइन बना रखी है, बिल्कुल सब एरेक्नोइड स्पेस इसमें प्रेजेंट होता है जहाँ पे हमारा CSF फ्लो करता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। अब ये सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड यहाँ पे आता कैसे है, ठीक है, मतलब स्पाइनल कॉर्ड में एरेक्मोइड मीटर में कैसे। अब ये जो हमारी वेंट्रिकल्स थी, ठीक है, ये वेंट्रिकल्स में हमारे कोरोइड प्लिक्सिस होते हैं जो CSF को बनाते हैं। मतलब ये स्ट्रक्चर यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे चारों वेंट्रिकल्स में जो CSF को बनाते हैं, जिससे कि फिर वो क्या होता है, वो बाहर की साइड जो है अपना जो एरेक्नोइड विलाई होती है, नहीं एरेक्नोइड विलाई नहीं होता, ऊपर अलग केस है। तो यहाँ पे वो जनरेट होके वो अपना एरेक्नोइड मीटर में जो है चले जाते हैं और वहाँ पे फिर इस पूरी इसमें हमारा सब एरेक्नोइड स्पेस में CSF फ्लो करता रहता है जो एरेक्नोइड विलाई के थ्रू बाहर चला जाता है। अभी हमारे सिलेबस में इतना ही पढ़ेंगे हम, ठीक है। CSF फ्लो करता है वहाँ से, ये फोरामेन मैग्नस मैंने बता दिया। आउटर कवरिंग ऑफ ब्रेन डुआमीटर, फोर्थ वेंट्रिकल है स्मॉल पोर्स सो दैट CSF मूव्स इन आर्कमोइड मीटर। तो मैंने बताया फोर्थ वेंट्रिकल में स्मॉल पोर्स होते हैं जिससे कि CSF मूव कर जाता है एरेक्मोइड मीटर में। फंक्शन क्या होता है CSF का, सेव्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को बचाता है मैकेनिकल इंजरी से, और ये शॉक एब्जॉर्बेंट भी होता है। प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज टू ब्रेन सेल्स को ऑक्सीजन ग्लूकोज प्रोवाइड करता है। कॉर्पोरा क्वाड्रिगेमिना होता है, ये हमारा मिड ब्रेन में जो है चार मतलब छोटे छोटे लोब्स प्रेजेंट होते हैं। इतना याद रखोगे कि कॉर्पोरा क्वाड्रिगेमिना 4 छोटे छोटे लोब्स होते हैं जो मिड ब्रेन में डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। डाइसेंसिफिलोन जो है हमारा, उसमें क्या क्या होता है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड पीनियल ग्लैंड। डाइसेंसिफिलोन हमारा क्या था, यहाँ देखो ये रहा हमारा डाइसेंसिफिलोन जो हमारा फोरब्रेन का पार्ट था, मैंने यहाँ पे बताया भी था यहाँ पे आने के बाद कि थैलेमस ये डाइसेंसिफिलोन का पार्ट है हमारा फोरब्रेन में। थैलेमस, हाइपोथैलेमस और पीनियल ग्लैंड यहाँ हमारा क्या है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं सेरिब्रम जो है 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड होता है, एक राइट हेमिस्फीयर और एक लेफ्ट हेमिस्फीयर, ठीक है। राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर कॉर्पस कोलोजम से कनेक्ट होती है। ये एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड होते हैं, कॉर्पस कैलोजम से, ठीक है। अब राइट हेमिस्फीयर की बात करें तो ये क्रिएटिव साइड हमारी होती है, मतलब अगर राइट हेमिस्फीयर में हमारा कोई डिफेक्ट हो तो हमारी बॉडी पैरालाइज हो सकती है, राइट साइड ऑफ बॉडी, ठीक है। राइट हेमिस्फीयर हमारे क्रिएटिव साइड के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होती है, जैसे म्यूजिकल, आर्टिस्टिक स्किल्स वगैरह एट्सेट्रा। बात करें लेफ्ट हेमिस्फीयर की तो ये लॉजिकल साइड हमारी होती है, स्पीच, कॉम्प्रीहेंशन, राइटिंग एट्सेट्रा सब लेफ्ट हेमिस्फीयर ही कंट्रोल करती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें सेरिब्रल कॉर्टेक्स और सेरिब्रल मेडुला की। सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो हमारा आउटर सरफेस, ठीक है, ये हमारा ग्रे कलर का होता है। सेरिब्रल मेडुला ये इनर, ये हमारा वाइट कलर का होता है, ठीक है, बाहर का ग्रे का, अंदर वाइट पोर्शन। अब इसमें हम जो है अपनी फ्रंटल कॉर्टेक्स की बात करें तो फ्रंटल में जो है प्री फ्रंटल जो हमारी साइड होती है, फ्रंटल के 3 पार्ट होते हैं, एक प्री फ्रंटल जो है इंटेलेक्चुअल या इमोशनल हमारी जो सेंस होती है उसको वो प्री फ्रंटल उसे कंट्रोल करता है, जैसे हमारी एग्रेशन, डिसिसिव पावर, ये सब। मोटर कॉर्टेक्स हमारी बॉडी मूवमेंट के लिए होता है और ब्रोक्स कॉर्टेक्स हमारी मोटर स्पीच,
ठीक है। मोटर स्पीच एरिया को कंडक्ट करता है, जैसे स्पीड, हमारी स्पीकिंग, ब्रीदिंग एट्सेट्रा। बेसिकली फ्रंटल कॉर्टेक्स हमारी वॉल्यूंटरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। बात करें पेरिएटल लोब की, पेरिएटल लोब जो हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक पोस्ट सेंट्रल गायरस, एक इंफीरियर पेरिएटल लोब, एक सुपीरियर पेरिएटल लोब। जो पोस्ट सेंट्रल अपनी गायरस होती है वो टेम्परेचर, पेन, वाइब्रेशन, टच, सेंसरी, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इंफीरियर पेरिएटल लोब मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए। सुपीरियर पेरिएटल लोब हमारी एक्टिवेट करती है मोटर फंक्शंस को। टेम्पोरल लोब ऑडिटरी या विजुअल के लिए होती है, और ओक्यूपिटल लोब मेन सेंटर होता है हमारा विजुअल प्रोसेसिंग का। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे ह्यूमन आई टॉपिक पर। ठीक है, ह्यूमन आई हमारा जो है आई बॉल हमारे ऑर्बिट के अंदर होती है, हमारे ऑर्बिट के अंदर हमारी आई बॉल होती है। ठीक है, 3 लेयर की हमारी आई बॉल बनी होती है। ठीक है, तो पहली होती फाइब्रस कोट, वेस्कुलर कोट और रेटिना। फाइब्रस कोट, वेस्कुलर कोट, रेटिना, 3 लेयर होती है हमारी आई बॉल की। स्टार्टिंग करेंगे फाइब्रस कोट से। फाइब्रस कोट हमारा जो वाइट पोर्शन होता है आँख का, ठीक है, जो हम आप खुद भी देख सकते हो, जो आपका आँख का वाइट पोर्शन उसे हम फाइब्रस कोट कहते हैं। दैट इज़ जिसको हम स्क्लीरा और कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया हमारा ट्रांसपेरेंट पोर्शन होता है। कॉर्निया में ब्लड वेसल्स नहीं होते, एवेस्कुलराइज्ड होता है ये हमारा, और डायरेक्टली गेट ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। कोलेजन फाइबर से हमारे ये बने होते हैं, यानी वाइट पोर्शन स्क्लीरा और कॉर्निया कोलेजन फाइबर से बने होते हैं। कॉर्निया में कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती, डायरेक्टली ऑक्सीजन एयर से लेते हैं। बात करें वेस्कुलर कोट की, वेस्कुलर कोट में कोरोइड मेम्ब्रेन होती है, मेलेनिन होते हैं इसमें, जो ब्लू कलर की होती है। कोरोइड मेम्ब्रेन आगे चल के सिलेरी बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है। सिलेरी बॉडी आइरस में, आइरस जो है प्यूपल में, प्यूपल के अंदर लाइट एंटर होती है, लाइट एंटर होती है प्यूपल से। लास्ट बात करें रेटिना की, रेटिना में जो है ब्लू कलर की होती है ये भी। ठीक है, मेलेनिन इसमें प्रेजेंट होता है। और ये डार्क कलर की क्यों होती है हमारी कोरोइड मेम्ब्रेन और रेटिना? क्योंकि ये टू स्टॉप रिफ्लेक्शन। अब हमारे प्यूपल से लाइट एंटर हो रही है, अब रेटिना पे हीट करेगी, फिर वो तो रिफ्लेक्ट होकर बाहर ना चली जाएगी, तो इमेज कहाँ से कैसे बनेगी? तो रिफ्लेक्शन ना हो हमारी लाइट की, तो इसलिए वो जो है ब्लू कलर की होती है, मेलेनिन वहाँ पे होता है। ठीक है, अब ये अपना रेटिना का डायग्राम देखो आप, तो ये है हमारी रेटिना। ठीक है, रेटिना के जो है यहाँ पे 3 जो है लेयर नहीं कहूँगी मैं, 3 जो पार्ट होते हैं रेटिना में भी। सबसे पहला ये है हमारा जो है ये सबसे स्टार्टिंग में सबसे आगे ये होता है हमारा गैंग्लियोनिक सेल्स या मल्टीपोलर गैंग्लियोनिक सेल्स। नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ बाइपोलर। उसके बाद आते हैं हमारे फोटो रिसेप्टर्स, फोटो रिसेप्टर लेयर जो 2 होती हैं, रोड्स एंड कोन्स। कोन्स में यहाँ पे फोटो में शायद वो हो गया, जो हमारी कोन्स होती है ना वैसे ट्रायंगुलर शेप की होती हैं, और ये रोड्स ऐसे नॉर्मल। फोटो अब 3 देखो, 3 बताए मैंने, पहले गैंग्लियोनिक सेल्स, फिर बाइपोलर, फिर हमारी फोटो रिसेप्टर लेयर 2, रोड्स एंड कोन्स, ये हमारा रेटिना। अब डायग्राम में चलते हैं। ठीक है, ये मैंने बताया था यहाँ पे क्या है, ये आउटर, ये क्या है हमारा स्क्लीरा। ठीक है, स्क्लीरा, ये पूरा वाइट पोर्शन स्क्लीरा। उसके बाद और क्या क्या था हमारा, कॉर्निया, कॉर्निया ये जो हमारा ट्रांसपेरेंट होता है, ये हमारा फाइब्रस का था। फाइब्रस के बाद बात करें अपनी वेस्कुलर कोट की, वेस्कुलर कोट में ये था हमारा कोरोइड। कोरोइड ये आप ब्लू कलर का जो है ना, ब्लू कलर का ये है हमारा कोरोइड। ये आगे जाके ये ऐसे थिक हो गया, ये बन गया हमारा सिलरी बॉडी। ये दोनों साइड सिलरी बॉडी में कन्वर्ट हुआ। सिलरी बॉडी में कन्वर्ट होने के बाद ये आगे फर्दर ये ऐसे इसी से निकले ये हमारा ये आइरस। ठीक है, ये हमारा क्या है, आइरस। ये बीच में हमारा क्या होता है, प्यूपिल। ये आइरस, सिलरी बॉडी, कोरोइड। ये जो कोरोइड में है यहाँ पे सस्पेंसरी लिगामेंट्स लगे होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेंस को होल्ड करने के लिए। ठीक है, लेंस को कौन होल्ड करता है, हमारा सस्पेंसरी लिगामेंट्स। ये हमारा लेंस, ये हमारा प्यूपिल। अंदर जो है हमारा फ्लूइड होता है एक, जिसे हम विट्रियस ह्यूमर फ्लूइड कहते हैं, जो हमारा इस एरिया में ये अपना लेंस और अपना रेटिना के बीच में विट्रियस ह्यूमर फ्लूइड, और हमारा लेंस और कॉर्निया के बीच में जो फ्लूइड होता है उसे हम कहते हैं एक्वेस ह्यूमर उसे हम कहते हैं। उसके बाद बात करें रेटिना, मैंने बताया था ये मेरी रेटिना है। ठीक है, ये हमारी सबकी रेटिना है। ठीक है, तो रेटिना में हमारी 3 जो है क्या बताई थी मैंने,
सेल्स हैं। सबसे पहले थी हमारी गैंग्लियोनिक, फिर हमारी बाइपोलर, फिर हमारी फोटोरिसेप्टर लेयर। फोटोरिसेप्टर में भी 2 थे, रोड्स एंड कोन्स। ठीक है, अब मैकेनिज्म ऑफ विजन देखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ विजन। अब रोड्स और कोन्स 2 फोटोरिसेप्टर लेयर मैंने बताई। अब उनका क्या काम है? रोड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा नंबर में होती हैं एज़ कम्पेयर टू कोन्स, मतलब रोड्स ज़्यादा होती हैं। रोड्स होती हैं डिम लाइट में एक्टिव होती हैं, यानी रात के टाइम में। इसे हम स्कोटोपिक विजन या फिर ट्विलाइट विजन भी कहते हैं। नो कलर्ड विजन, मतलब रोड्स में कोई कलर्ड विजन नहीं होता। बात करें कोन्स की, ये रोड से कम होती है, कलर्ड विजन ये प्रोवाइड करती हैं, एक्टिव होती हैं ब्राइट लाइट में। फोटोपिक विजन इसे हम कहते हैं, इसे स्कोटोपिक और इसे फोटोपिक। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे डायग्राम के थ्रू हम देखेंगे कि कैसे हम देख पाते हैं, कैसे विजन बनता है। ठीक है, ये हमारी है रोडोप्सिन। रोड्स की जो पिगमेंट है उसे हम रोडोप्सिन कहते हैं। अब ये तीनों हमारी कोन्स की है, ये कोन्स की। ठीक है, कोन्स की ग्रीन कलर की क्लोरोप्सिन होती है, रेड कलर की एरिथ्रोप्सिन होती है और ब्लू कलर की साइनोप्सिन होती हैं। ये तीनों जो हैं हमारी क्या है, कोन्स की, और ये हमारी क्या है, रोड्स की। इसे हम विजुअल पर्पल भी कहते हैं। रोडोप्सिन रोड्स की वाली को हम विजुअल पर्पल भी कहते हैं। ये जो चारों की चारों पिगमेंट है ये कंपोज्ड होती हैं रेटिनल एक हमारा प्रोटीन होता है और उससे अटैच होता है ऑप्सिन प्रोटीन। अब ये कैसे होता है? देखो, लाइट पड़ी, लाइट, अब इस डायग्राम पे देखो, लाइट एंटर किया, प्यूपिल से एंटर की, रेटिना पे हिट करके गैंग्लियन को क्रॉस कर गई, बाइपोलर के बाद वो आ गई हमारी फोटोरिसेप्टर पे आने के बाद, यानी हमारा ये रहा, वो रेटिनल पे गई हमारी लाइट। रेटिनल ने एब्जॉर्ब कर लिया लाइट को, लाइट एब्जॉर्ब करते ही रेटिनल के, ये रेटिनल और ऑप्सिन एक दूसरे से ब्रेक हो गई, यानी अलग हो गई। ब्लीचिंग ऑफ पिगमेंट हो गया, यहाँ पे ब्लीचिंग ऑफ पिगमेंट हुआ, जिसकी वजह से जो बाइपोलर पिगमेंट था, यानी बाइपोलर हमारा दूसरे नंबर वाला पिगमेंट एक्टिवेट हुआ। ठीक है, इनके टूटने से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ और बाइपोलर पिगमेंट ने रिलीज़ किए न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुए, जिसने मल्टीपोलर यानी गैंग्लियोनिक सेल्स को एक्साइट कर दिया। एक्सोन्स और ऑप्टिक नर्व विल पास टू ब्रेन, जिसके बाद जो है मल्टीपोलर ने बहुत सारे अपने एक्सोन्स निकाले, मतलब ठीक है, जनरेट हुआ वो, फिर बहुत सारे एक्सोन्स मिलके बन गए ऑप्टिक नर्व, जो पास हो गई ब्रेन के पास। ठीक है, समझे? जैसे देखो, यहाँ आगे था हमारा गैंग्लियोनिक, फिर था हमारा बाइपोलर, फिर लास्ट में था हमारा फोटोरिसेप्टर पे लाइट गई, रेटिनल और अपना ऑप्सिन प्रोटीन अलग हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पे इससे अटैच क्या था, बाइपोलर में एक भाई अपना बिल्कुल एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। वहाँ एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ तो उसने पास कर दिया किसको, अपना न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ, जिसने मल्टीपोलर सेल्स यानी गैंग्लियोनिक सेल्स को एक्साइट कर दिया। अब देखो, एक और टर्म है ऑप्टिक नर्व, जो है ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? ब्लाइंड स्पॉट में हमारी ब्लड वेसल्स तो एंटर करती है और ऑप्टिक नर्व वहाँ से एग्जिट होती है। ठीक है, इसमें कोई रोड्स और कोन्स नहीं होते ब्लाइंड स्पॉट में। ये जस्ट क्या है कि ऑप्टिक नर्व ब्लाइंड स्पॉट से एग्जिट करेगी और ब्लड वेसल्स जो है एंटर करेंगी। अब इस डायग्राम को देखो, एक येलो स्पॉट जो है नाम की हमारे पास एक स्पॉट होता है हमारे आई में, तो उसको देखेंगे। देखो, ये हमारा क्या है, रेटिना, ये ब्लू रेटिना। ठीक है, ये हमारा ब्लाइंड स्पॉट होता है यहाँ पे। ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट जहाँ से ऑप्टिक नर्व एग्जिट एंड अपने ब्लड वेसल एंटर। अब ये देखो, ये हमारा होता है येलो स्पॉट, इसमें एक डिप्रेशन सा होता है अंदर। ठीक है, येलो स्पॉट या मैक्यूला लुटिया भी हम इसे कहते हैं, और ये जो अंदर डिप्रेशन सा होता है इसको हम फोविया कहते हैं। फोविया क्या है, मतलब इसमें कोन्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे कोन्स, मतलब रोड्स प्रेजेंट नहीं होते, कोन्स प्रेजेंट होते हैं, और हाईएस्ट विजुअल पॉइंट ये हमारा होता है। मतलब यहाँ पे येलो स्पॉट पे जो इमेज बनेगी वो बहुत क्लियर होती है। ठीक है, हमें बहुत क्लियर दिखता है, जब भी क्लियर दिखेगा वो हमारी येलो स्पॉट में इमेज बन रही होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें एडजस्टमेंट इन आइरिस। ये एडजस्टमेंट आइरिस में कैसे होते हैं? देखो, ये हमारी आँख है, ये हमारा आइरिस है, ये हमारा अंदर प्यूपिल है।
अब ये देखो, ये हमारे गोल गोल मैंने ब्लू पेन से जो बनाया ये हमारा सर्कुलर स्मूथ मसल्स, और रेड पेन से ये जो लाइन है ये है हमारी रेडियल स्मूथ मसल्स। ठीक है, अगर स्मॉलर प्यूपिल हमारा जब होता है उस टाइम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है हमारी सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो हमारा प्यूपिल क्या होगा, वो भी छोटा हो जाएगा, उसका साइज़ भी क्या होगा, छोटा होगा। डायलेट, अगर प्यूपिल को डायलेट करना है तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी रेडियल मसल्स की, ये रेडियल मसल कम होंगी तो ये हमारा क्या होगा, प्यूपिल अपना क्या होगा, डायलेट हो जाएगा। ठीक है, बड़ा हो जाएगा। अब ये एडजस्टमेंट थी किसमें, आइरिस में। अब एडजस्टमेंट इन लेंस की बात कर लेते हैं। ये हमारा है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, मतलब हमारी जो लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस होती है, और अगर हम उसको ऐसे सामने से देखें तो वो मतलब एक फूली हुई रोटी जैसी होती है ना, ऐसी हमें दिखाई पड़ती है। ये हमारी सिलरी मसल, ये हमारी सस्पेंसरी लिगामेंट जिसके बीच में हमारा लंग्स होल्ड होता है। अगर ऑब्जेक्ट दूर है तो सिलरी मसल्स जो हैं, ये हमारी सिलरी मसल ये रिलैक्स हो जाएंगी, जिसकी वजह से ये रिलैक्स हुई तो लिगामेंट्स खिंच गए। अब ये तो बिल्कुल आराम से लेट गई, अब लिगामेंट्स क्या हुए, खिंच गए, जिसकी वजह से लेंस भी क्या हुआ, लिगामेंट्स खिंचे तो इन सेटस ये भी ऊपर की साइड गया, ये भी फ्लैट और बिग हो गया, हमारे लेंस क्या हो गए, फ्लैट और बिग हो गए, यानी इसका कर्वेचर कम हो गया। ऑब्जेक्ट अगर पास है, सिलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी, लिगामेंट्स जिसकी वजह से रिलैक्स करेंगे, लेंस जो है राउंड और स्मॉल हो जाएगी। तभी तो हम कहते हैं ना कि ज़्यादा पास से मत पढ़ो, क्योंकि हमारे क्या है, सिलरी मसल उस टाइम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और जिसकी वजह से लेंस पे प्रेशर पड़ता है। ठीक है, अब आई का टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया। नेक्स्ट मूव करेंगे हम ईयर की तरफ। हमारे ह्यूमन ईयर के दो काम होते हैं, क्या का, एक बैलेंसिंग और हियरिंग। सबसे फर्दर काम है बैलेंसिंग का। ठीक है, प्रायोरिटी जो है बैलेंसिंग की होती है। ईयर 3 में डिवाइडेड होते हैं, एक एक्सटर्नल, मिडल, इनर। एक्सटर्नल ईयर कौन सा हमारा ईयर पिना होता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, ये जिसे हम ईयर कैनाल भी कहते हैं। मिडल में हमारा टाइपेनम होता है, ईयर ओसिकल्स होते हैं जो 6 होती है, दोनों कानों की मिला के यूस्टेचियन ट्यूब होती है। इनर की बात करें, वेस्टिबुलर अपैरेटस और कोक्लिया। ठीक है, अपनी एनसीईआरटी की बुक खोल लेना और अपना डायग्राम भी लेकर साथ में बैठना। नेक्स्ट आप बात करेंगे 1 बाय 1 सारे जो है हम पार्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। ईयर पिना की सबसे पहले बात करेंगे। ये सिर्फ मैमल्स में प्रेजेंट होता है, इलास्टिक कार्टिलेज का ये बना होता है और कलेक्ट करता है वाइब्रेशन ईयर में। ठीक है, क्या क्या बताया मैंने, ओनली इन मैमल्स, इलास्टिक कार्टिलेज कलेक्ट्स वाइब्रेशन इन ईयर। नेक्स्ट बात करेंगे एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, यानी अपने ईयर कैनाल की। एक्सटेंड अप टू ईयर ड्रम, ईयर ड्रम तक ये एक्सटेंड होता है। ठीक है, कंटेन करता है हेयर एंड वैक्स सिक्रेटिंग सेरुमिनियस ग्लैंड, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड ये कंसिस्ट करता है, यानी सेरुमेन। नेक्स्ट बात करेंगे मिडल ईयर टिम्पेनम की। टिम्पेनियम टिम्पेनम कान का पर्दा होता है, कंपोज होता है आउटर कनेक्टिव टिश्यू से कंपोज होता है और कवर्ड होता है स्किन के द्वारा। इनर म्यूकस मेम्ब्रेन कंसिस्ट करता है। नेक्स्ट बात करें ईयर ओसिकल्स की, जो मेलियस होती है, फिर इनकस, ये एक्सटर्नल टू इंटरनल है। ठीक है, मेलियस, इनकस, स्टेपिस 3 होती है। ईयर ओसिकल्स का क्या काम होता है, ये इंक्रीज करती हैं एफिशिएंसी साउंड वेव्स की। ठीक है, ये क्या करती हैं, ये इंक्रीज करती हैं एफिशिएंसी साउंड वेव्स की। बात करें फिर अपनी इसकी एक्सटर्नल, ये अपना टाइपेनम हो गया। ये जो हाँ मेलियस हमारी जो होती है ये टिम्पेनम तक जो है मतलब टिम्पेनम से कनेक्ट होती है। जो मेलियस है ये टिम्पेनम से कनेक्ट होती है, और जो हमारी स्टेपिस होती है ये हमारी ओवल विंडो से कनेक्ट होती है। यहाँ पे एम मेलियस लिख लेना। मेलियस टिम्पेनम से कनेक्ट होती है और जो हमारी स्टेपिस है वो ओवल विंडो से कनेक्ट होती है। ठीक है, उसके बाद बात करें नेक्स्ट, ये ओवल विंडो आप ये डायग्राम में देखना, अपना पेज नंबर 325 पे एनसीईआरटी की बुक में है, स्टेपिस इन ओवल विंडो। ठीक है, इससे कनेक्ट होती है। नेक्स्ट बात करें यूस्टेचियन ट्यूब की, कनेक्ट करती है मिडल ईयर कैविटी को फेरेंक्स से। यूस्टेचियन ट्यूब क्या करती है, कनेक्ट मिडल ईयर कैविटी टू फेरेंक्स, मैनेज करती है। यूस्टेचियन ट्यूब का सबसे सिग्निफिकेंट जो अपना रोल होता है वो ये होता है कि मैनेज करती है प्रेशर दोनों ईयर ड्रम पे, मैनेज प्रेशर और बोथ ईयर ड्रम। अब देखो हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो हमें ईयर पेन फील होता है, वो क्यों होता है, ब्लॉकेज ऑफ यूस्टेचियन ट्यूब की वजह से हमें हायर एल्टीट्यूड पे ईयर पेन फील होता है। नेक्स्ट बात करें इनर ईयर की, जिसे हम लेबिरिंथ से हम कहते हैं।
तो इसमें क्या होता है, देखो ये हमारा है इनर ईयर, ये इसके ऊपर जो है बोनी शेल से इसकी प्रोटेक्शन लेयर है। इनर ईयर बोनी शेल, जो ये अपना क्या है बोनी शेल है, इसमें हमारा पेरिलिम्फ नाम का फ्लूइड होता है, जबकि हमारी बोनी शेल में बोनी शेल नहीं इनर ईयर में एंडोलिम्फ होता है और बोनी शेल आउटर में पेरिलिम्फ। ये देखो बोनी लेबरिंथ और ये हमारा मेम्ब्रेनियस, ये अंदर वाला मेम्ब्रेनियस होता है और बाहर वाला बोनी। जो बाहर वाले में क्या होता है पेरिलिम्फ फ्लूइड होता है, अंदर क्या होता है एंडोलिम्फ होता है, बोनी शेल होती है अराउंड इनर ईयर। अब ये एंडोलिम्फ, अब अगर हम बात करें इनर ईयर, ये दो में डिवाइडेड है, कोइल्ड पोर्शन जिसे हम कोक्लिया कहते हैं और एक वेस्टिबुलर अपैरेटस। कोइल्ड पोर्शन जो होता है कोक्लिया, ये हमारा हियरिंग के लिए होता है, जबकि वेस्टिबुलर अपैरेटस हमारा बैलेंसिंग के लिए होता है। बैलेंसिंग जो वेस्टिबुलर अपैरेटस है वो अगेन दो में डिवाइडेड है, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल एसएससी में और ओटी अपना ये ओटिलिथ, ये शायद कट गया है यहाँ पे, ये हमारा ओटोलिथ ऑर्गन है। ओटोलिथ ऑर्गन में ओटोलिथ ऑर्गन 3 सेमी सर्कुलर कैनाल या ओटोलिथ ऑर्गन। अब ये डायग्राम से देखेंगे, ये हमारा है यूट्रिकल, ये हमारा सेक्यूली, ठीक है, यूट्रिकल सेक्यूली, ये बाहर ये हमारा है, ये 3 हमारी क्या है सेमी सर्कुलर कैनाल, ठीक है, ये 1 ये 2 ये 3, ठीक है। इन ये यूट्रिकल और सेक्यूली मिला के बन जाती हैं हमारी ओटोलिथ ऑर्गन, और ये तो हमारा है, ये दोनों पार्ट हो गए। अब देखो ये हमारी जो होती हैं सेमी सर्कुलर कैनाल, इसमें ये इन्फ्लेमेटेड से ये स्वोलन से ये कुछ लगे होते हैं ये चारों में, इसे हम कहते हैं एम्प्यूला, ठीक है, एम्प्यूला। अब एम्प्यूला के अंदर जो है क्रिस्टा प्रेजेंट होते हैं, ये देखो ये एम्प्यूला, ये इसके अंदर ब्लू डॉट से मैंने इंडिकेट किया है क्रिस्टा। क्रिस्टा का जो काम होता है वो डायनामिक बैलेंस में होता है ड्यूरिंग मूवमेंट, जो हमारी मोशन वाली मूवमेंट होती है ना, उसमें हमारा क्रिस्टा का काम होता है। और अगर हम बात करें सेक्यूली और यूट्रिकल के अंदर होता है मैक्यूला, जो स्टैटिक बैलेंस में काम आता है। क्रिस्टा डायनामिक बैलेंस, मैक्यूला स्टैटिक बैलेंस। अब बात करेंगे कोक्लिया की, ये हमारा कोक्लिया जिसको 3 लेयर से मिलकर बना है। आउटर लेयर स्केला वेस्टिबुली, पेरिलिम्फ होता है जिसमें मिडल लेयर स्केला मीडिया एंडोलिम्फ जिसमें होता है, और जो इनर लेयर है वो स्केला टिम्पनी की होती है जिसमें पेरिलिम्फ होता है, ठीक है। स्केला वेस्टिबुली और स्केला मीडिया ये दोनों अलग होती हैं, इनके बीच में मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है रिजनर्स मेम्ब्रेन, और स्केला मीडिया और स्केला टिम्पनी के बीच में होती है बेसलर मेम्ब्रेन, ठीक है। सॉरी, तो उसके बाद स्केला वेस्टिबुली जो है वो एंड होती है ओवल विंडो पे, ये जो स्केला वेस्टिबुली ओवल विंडो पे ख़त्म होती है जाके, और स्केला टिम्पनी टर्मिनेट होती है राउंड विंडो पे, टर्मिनेट होती है कहाँ पे, राउंड विंडो पे। अब ये देखो डायग्राम है ये हमारी है कौन सी, बेसल्स मेम्ब्रेन, ये हमारी है रीजनर्स मेम्ब्रेन। अब ये हमारे हैं हेयर सेल्स, अंदर क्या है हेयर सेल, हेयर सेल के ऊपर ये है स्टीरोसीलिया, ये सीलिया होते हैं। अब ये रीजनर मेम्ब्रेन्स और ये स्टीरोसीलिया के बीच में एक और मेम्ब्रेन होती है टेक्टोरल मेम्ब्रेन। टेक्टोरल मेम्ब्रेन हेयर सेल का काम होता है हियरिंग प्रोसेस में, हियरिंग प्रोसेस का काम किसका होता है, हेयर सेल्स का। अब आगे डायग्राम देखो, मॉडिफिकेशन वो अपना ऑर्गन ऑफ कोटाई की बात करेंगे, ये हमारा क्या है ऑर्गन ऑफ कोटाई है, ठीक है। ऑर्गन ऑफ कोटाई किससे मिलकर बना है, बीएम हमारा किससे, बेसलर मेम्ब्रेन, हेयर सेल और टेम्पो अपनी कौन सी मेम्ब्रेन थी, टेक्टोरल मेम्ब्रेन, ठीक है। स्केला मीडिया, ऑर्गन ऑफ कोटाई जो स्केला मीडिया में प्रेजेंट होती है, और मॉडिफिकेशन या फिर लोकेटेड जो होती है ये बेसलर मेम्ब्रेन में होती है, ठीक है। और हेयर सेल्स ऑडिटरी रिसेप्टर हमारा होता है जिसके ऊपर लगे होते हैं, इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन अबव टीएम, ठीक है। और उसके बाद बात करें हेयर सेल, एपिकल और बेसल दो होते हैं, एपिकल स्टीरोसीलिया और बेसल नर्व फाइबर। अब मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग एक फ्लो चार्ट है ये, इसको एक बार पढ़ लेते हैं कि कैसे होता है सब कुछ हमारा हियरिंग के दौरान। एक्सटर्नल ईयर रिसीव करेगा साउंड वेव, ठीक है, कर लिया। उसके बाद उसने डायरेक्ट कर दिया उसको ईयर ड्रम तक, मतलब टिम्पेनम हमारे कान के पर्दे तक उस साउंड वेव को पहुंचाया। ईयर ड्रम वाइब्रेट हुए, साउंड वेव आई, ईयर ड्रम क्या हो गए, वाइब्रेट हुए, वाइब्रेशन ट्रांसमिट हो गई ईयर ओसिकल्स के थ्रू ओवल विंडो में, ओवल विंडो तक चली गई, ठीक है। ईयर ओसिकल्स हमारे क्या थे, मिलियस, स्टेपिस और इनकस, ठीक है, ओवल विंडो के पास चला गया। वाइब्रेशन पास हुई ओवल विंडो से फ्लूइड ऑफ कोक्लिया, कोक्लिया के पास गई, ठीक है, और राउंडेड
फिर क्या हुआ वहाँ पे कोकुलर जनरेशन ऑफ वेव्स इन एंडोलिम्फ एंड पेरिलिम्फ, पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ में जनरेट हो गई वेव्स। कोक्लिया के 3 लेयर मैंने बताई थी वहाँ पे, ठीक है। वेव्स इंड्यूस हुई जिसकी वजह से क्या हुआ, बेसिलर मेम्ब्रेन जो लोअर मेम्ब्रेन थी वहाँ वो रिपल हो गई, ठीक है। तो बीएम यानी बेसिलर मेम्ब्रेन मूव हुई, बैंड किया हेयर सेल्स प्रेसिंग देम अगेंस्ट टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ठीक है। नर्व इम्पल्स जनरेट हुई, ट्रांसमिटेड हुई अफेरेंट फाइबर्स के द्वारा, अपना अफेरेंट फाइबर्स के पास ट्रांसमिट हुई बाय ऑडिटरी नर्व टू द ऑडिटरी कोर्टेक्स ऑफ ब्रेन, ठीक है। तो इसी के साथ ये हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।